मगरमच्छ क्यों मारे जाते हैं शिकारियों के द्वारा? ये जनरल सी बात हुई है। सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए और खुशबू के लिए। तो खुशबू तो उनमें ऐसी कुछ होती नहीं है खास, ठीक है। तो ये मारे जाते हैं उनकी त्वचा के लिए। उनकी त्वचा की जो है मोटी खाल होती है। तो मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा त्वचा के लिए मारे जाते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यानी कि चावल की एक किस्म का नाम बोरा है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो देखिए दूसरे का जो सही आंसर है वो असम में ये चावल पाया जाता है जिसका नाम बोरा है, यानी कि ये किस्म है उसकी। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। गुलाब जल और आसूत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो देखिए दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। ये तीनों मिला के त्वचा पर लगाने पर जो त्वचा होती है वो मुलायम रहती है, रूखेपन से बचाव होता है। एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? सूर्यपुच्छ यानी कि जो पेड़ पौधों से लटक कर जो घोंसला बनाता है लटका हुआ, वो कौवा, बारबेट, भारतीय रॉबिन। तो देखिए चौथा का जो सही आंसर वो पहला है, सूर्य पक्षी। और इसको किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। कौवा जो है अपना घोंसला जो है पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बनाता है। आगे देखते हैं, ट्रेन टिकट PNR दर्शाता है, ठीक है, PNR। यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड और व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। देखिए ट्रेन टिकट पर जो PNR है वो दर्शाता है यात्री का नाम रिकॉर्ड। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, मलयालम भाषा में, वलियम्मा, अमुम्मा, थम्मा या दीद। छठे का जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा, वलियम्मा कहा जाता है माँ की बड़ी बहन को मलयालम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी या मालाखेड़ा। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए, केरल में कोझिकोड जो है वो स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। गांव का एक नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है? उत्तरांचल में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है या महाराष्ट्र में? देखिए आपको पता है कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं और ये कितने उपयोगी हैं। तो आठवें का जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, राजस्थान में जो है खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं जो कि छायादार होते हैं और इनकी जो है तने जो होते हैं यानी कि जड़ी जो होती है बहुत अंदर तक रहती हैं, ताकि वो जल को अवशोषित करके अपना जीवन यापन कर सके। नौवां है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। सबसे छोटी मादा हाथी, तो छोटी मादा हाथी मुखिया नहीं होगी। सबसे उम्र दराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो देखिए नर हाथी भी नहीं, मादा हाथी, वो भी सबसे उम्र दराज मादा हाथी जो होती है वो झुंड की मुखिया होती है, वो रास्ता दिखाती है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भूनने से या जलाने से। देखिए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वे बेक किए जाते हैं, पकाए जाते हैं अच्छे से। आगे देखते हैं पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोगी होता है। सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। तो देखिए लौंग जो है बहुत लोग आप अपने घरेलू अगर देखते होंगे तो लौंग का तेल जो है रुई में लगा के दांतों पे लगाया जाता है। ठंडक की वजह से जो होता है दर्द कुछ हद तक राहत होती है। अगला है कि गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या होगा? आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पका कर। तो देखिए ये हो गया। और देखते हैं, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। यानी कि आटे की छोटी छोटी पहले लोइयां बनाएंगे, पहले गूंथेंगे तब लोइयां बनाएंगे ना, ये गलत हो गया। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर आटे की लोई, कितनी बार लोई बनाएंगे? आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेलकर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी फिर लोइयां बना लीजिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। तो ये चपाती
बनाने का सबसे सही क्रम है। आगे देखते हैं, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती हैं। तो मुख्य रूप से नृत्य में क्या, नृत्य प्रदर्शन तो भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों की गति। देखिए इसमें सबसे सही ऑप्शन जो है 13 का, वो भावनाएं हो जाएगा कि मुख्य रूप से मुद्रा और जो भावनाएं हैं वो भावना अपने गतिविधियों के तरीके से वो भावना प्रकट कर रही हैं कि क्या वो दिखाना चाहती हैं इस सॉन्ग के माध्यम से, एक नृत्य के माध्यम से। भावना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भावनाएं जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते भी सिखाते हैं, सांकेतिक भाषा वो सीखते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेल के माध्यम से। 14 का सही आंसर हो जाएगा, वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं, जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। तो नदी, पर्वत, झील, झरना। देखिए पहाड़ दिया है, 15 का जो सही आंसर आप समझ रहे हैं, पहाड़ दिया है और यहाँ पे पर्वत दिया है। जो दूसरा है वो क्या है, भिन्न है, यानी कि अलग है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? यानी कि जो कक्षाएं हैं वो बालक के हिसाब से चले, ऐसा नहीं है कि बालक की रुचियां कुछ अलग हैं और विद्यालय में कुछ अलग पढ़ाए जा रहे हैं पाठ्यक्रम। ऑप्शन देते हैं, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, जो उदाहरण दे, ऐसा उदाहरण दे कि बच्चे जो हैं वो अपने परिवार में उस चीज़ को जानते हो, थोड़ा बहुत उनसे परिचित हो, ताकि वो उदाहरण को अच्छे तरीके से समझ पाए। रटने को हतोत्साहित कर कर, यानी कि रटने को बढ़ावा नहीं दिया गया है, ये भी सही बात है। सिखाने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, यानी कि किताबी से बाहरी चीज़ों को भी क्या करना है, सिखाना है। तो ये बात भी सही है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा, स्पष्ट सीमा आप समझ रहे हैं कि स्कूल में इस प्रकार से रहना है, घर में इस प्रकार से रहना है, इस भाषा का यूज स्कूल में करना है और इस भाषा का यूज घर में करना, जो कि गलत है। सीमाएं नहीं, बच्चों को विविध तरीके से सिखाना है, तो सीमाएं जो है वो गलत है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के संबंध से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दाओं को एकीकृत करता है। तो ये बात सही है कि पर्यावरण अध्ययन में जो है वो विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण की शिक्षा भी सम्मिलित है। तो ये बिल्कुल सही हुआ। देखते हैं इससे अच्छा अगर ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय दृष्टि नहीं, सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला है। एकल दृष्टिकोण तो है नहीं, बहुदृष्टिकोण से, बहुभाषावाद से सिखाया जाता है सारे सब्जेक्ट्स को। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। ईवीएस के कक्षा में निम्नलिखित में से किसी एक को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, कम किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र पठन, कथा और विवरण को। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, कि ईवीएस में कक्षा में जो है वो विवरण को जो है वो कम किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? परिभाषाएं और जानकारी है, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। तो सही सबसे आंसर है कि वास्तविक चुनौती ये है कि हम इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चा क्लास में खुद को रिप्रेजेंट कर पाए, जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं उसको बता पाए अपनी भाषा में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही और पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल है? परिवार और दोस्त, जल, कार्य और भोजन, भोजन। 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, परिवार और दोस्त। ठीक है, ये क्या है, एक उप थीम में शामिल है। तो आपको पता है कि उप थीम कितने हैं? 6 हैं, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। पहला तो परिवार और मित्र हो जाएगा, दूसरा भोजन हो जाएगा, तीसरा पानी हो जाएगा, चौथा
आवाज़ हो जाएगा, पांचवा यात्रा, और छठा हो जाएगा हम चीज़ों को कैसे सीखते या करते हैं। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षक दिया जाता है, ये बात सही है, ऑप्शन है। वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोग की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। देखिए 22 को अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ईवीएस में जो सार्थक शिक्षण क्या है। वर्णन हम हमेशा नहीं कर सकते, खासकर आप समझ रहे हैं ये जो है 1 to 5 के लिए है, तो आपको इन प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को लेकर सोचना है। तो वर्णन हम प्राथमिक स्तर पर नहीं करेंगे। वास्तविक संवाद हम सारे सब्जेक्ट में वास्तविक संवाद नहीं करवा सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक हम जो है भ्रमण विधि करा सकते हैं, खेल विधि, सारी चीज़ें करा सकते हैं, लेकिन वास्तविक संवाद हम बच्चों के सामने नहीं रख सकते क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। और संवाद का मतलब है नेगेटिव पक्ष को भी रखना और पॉजिटिव पक्ष को भी रखना। ठीक है, प्रयोग की प्रक्रिया करके यानी कि खुद से करके सीखना, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो 22 का जो सबसे सही आंसर हो जाएगा तीसरा, और चौथा हो जाएगा यानी कि दूसरा। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, यानी कि यात्रा पे बच्चे जा रहे हैं, भ्रमण भ्रमण विधि द्वारा सिखाना, तो यात्रा में कौन सी थीम जो है बच्चों को बहुत प्रभावित करेगी। तो मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनियों को दिखाया जाए, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। देखिए 23 का जो सही आंसर है उसके बारे में बात कर ली जाए तो मुद्दों के आसपास हम क्या करें, बहस, यानी कि बच्चों में वार्तालाप करवाएं। ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन की बात हो जाएगी। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश। हम कहते हैं पर्यावरण में अगर भ्रमण की बात होती है, क्षेत्र भ्रमण, ठीक है, तो उससे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता और क्षेत्र भ्रमण ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। थीम से संबंधित, यानी कि थीम क्या है, जल है, से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक वाद संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। देखिए क्षेत्र भ्रमण है तो ये तीसरा तो होगा ही। ठीक है, तीसरा तो होगा ही। भूमिका निर्वाह, भूमिका निर्वाह यानी कि बच्चा क्या करे, खुद करके, व्यक्तिगत करके सीखे, बिल्कुल। विद्यार्थियों के बीच हम क्या करें, संवाद करवाएं, ये हो जाएगा, यानी कि पहला सी होगा इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा जल थीम को पूरा नहीं किया जा सकता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ और कथाएं, वास्तविक घटनाएं, यानी कि ईवीएस को तभी सीखा जा सकता है जब चीज़ें वास्तविक आपके सामने हो रही हों, प्रत्यक्ष अनुभव आप करें, बच्चों को करवाएं। तो क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। सही है ये भी ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसको चूज किया जाएगा। ठीक है, वह विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करे, बिल्कुल मोटिवेटेड हो बच्चा। वह हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, यानी कि जो चीज़ें हम पहले जानते हैं वो क्या करेंगे, हम फिर से देखने का अनुभव, यानी कि हम फिर से उसको देखना चाहेंगे। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं, बिल्कुल। जब हम वास्तविक कहानियाँ, कथाएं देखते हैं तो वो हमें जल्दी याद रहती है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा करके सीखना ये ज़्यादा, लेकिन जो चीज़ आप पहले से जानते हो क्या उसको फिर से जानना पसंद करेंगे, नहीं। यानी कि तीसरे को छोड़कर पहला, दूसरा, चौथा हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। देखिए अनौपचारिक तरीके से आप सीखते हैं तो वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें हाँ लंबे समय तक रहती हैं। लेकिन आप सीखने के लिए सीखेंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको आ जाए, आप इसलिए नहीं चाहते कि इससे मुझे ये फ़ायदा होगा। ठीक है,
तो ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन, सीखने के लिए अगर आप सीखते हैं, अधिगम करते हैं तो ये बेहतर होगा। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करते हैं, यानी कि एक शिक्षक है जिनका नाम राजा है, वो आकलन उपकरण का प्रयोग करते हैं, यानी कि बच्चों का आकलन चेक करने के लिए उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जो विद्यार्थियों के काम के लिए लिखित और मौखिक के रूप मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स को, चेकलिस्ट, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, अवलोकन पर। देखिए 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, रूब्रिक्स पे। ठीक है, वो उपकरण क्या है, रूब्रिक्स है। रूब्रिक्स को अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताएं, नहीं जानते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियोस आएंगी। सब पर अधिगम क्या है और किस प्रकार के अधिगम है, कितने प्रकार के अधिगम होते हैं, तो इसमें हम चर्चाएं करेंगे। ईवीएस में आत्म आकलन यानी कि खुद से आकलन क्या कहलाता है, सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, सीखने का आकलन। 29 का अगर आप देखेंगे तो देखिए हम सीखने के लिए आकलन करेंगे तो वो आकलन बढ़िया है। सीखने के बारे में सीखना, हम किस प्रकार से सीख सकते हैं इसके बारे में जानें और क्या क्या उपलब्धियां हमें मिलेंगी इसका निर्णय लेंगे। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और दूसरा तीसरा। ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के रूप में सिद्धांत पर, अमूर्त और मूर्त के सिद्धांत पर। ठीक है, मूर्त के सिद्धांत पर। तीसरे का जो है, अब जानते हैं सरल से जटिल, पहले हम छोटी चीज़ें बताएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सरल से जटिल की तरफ जाएंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद। क्वेश्चन की बात कर ली जाए, यानी कि पहले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है, बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। तो ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न रहा उस समय का, और अधिकतर इस प्रकार से पक्षियों, पशुओं और कीटों और उनके घोंसलों, रहन सहन, भोजन आदि से प्रश्न आते रहते हैं। तो ये प्रश्न है। तो आप जानते हैं पहले का जो सही आंसर है वो गिलहरी हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए, यानी कि जो विशेषता है उसको पहचानिए। फिर तो केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ठीक, तो हाँ ये बात सही है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये बात भी सही है। सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, तो ये गलत है। सभी मादा मक्खी नहीं, सिर्फ रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देती है। और कार्यकर्ता जो मक्खियाँ होती हैं भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते तक ले आती हैं, यानी कि केवल रानी मक्खी जो होती है मधुमक्खियों में वो अंडे देती हैं, और जो काम करने वाली वहाँ की मधुमक्खियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो भोजन को खोज के छत्ते तक लाती हैं ताकि रानी मक्खी उससे जीवित रह सके, और नर मक्खी की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में है, और यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया, कब लिया गया, कौन सा एक्ट है वो, वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो देखिए तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, वन एक्ट अधिकार 2007 से ये जो है लिया गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति वनों में रहते हैं आदिवासी, वो अगर 25 वर्षों से रह रहे हैं उस जगह पे उस भूमि पे उपज तैयार कर रहे हैं या फसल कोई उगा रहे हैं और या रह भी रहे हैं, तो वहाँ पे उनका जो है अधिकार हो जाता है उस भूमि पे। झूम खेती क्या है, जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो देखिए झूम खेती जो है वो काट और दग्ध खेती है एक प्रकार से, यानी कि जो है खरपतवारों को काटना फिर उसी में बुआई करना, तो वो झूम खेती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पांचवें क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
किस शोध के लिए मिला? डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है या प्लेस पिस्सू से फैलता है? तो उन्होंने क्या शोध किया था? पांचवे का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा कि जो मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये बात रोनाल्ड रॉस ने 1902 में बताई थी और 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था और ये जो खोज है ये रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते, बीज। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। छठे का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा, छाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? कसक, विषदंत, कृंतक या सल्क? तो सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा उसे विषदंत कहा जाता है। तो जिससे इस विषदंत से क्या है, काटने पर जो मनुष्य में या किसी भी जंतु में विष फैल जाता है उनके पूरे शरीर में। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? दुबोइया, अफाई, भारतीय सैल अजगर, अजगर या करैत? तो आठवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि अगर आपने थोड़े से तैयारी अगर आपने प्रीवियस ईयर की है तो आप अच्छा कर पाएंगे। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है? फेता कृमि, जोंक, केंचुए और अंकुश कृमि? तो आप जानते हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग है उसमें खाद बनाने में केंचुए का प्रयोग होता है। अब और इसे ही क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। इससे जो है उपजाऊ होती है मृदा। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़, ऊंट, बकरी और अल्पैका? तो देखिए पश्मीना ऊन बहुत ही प्रचलित ऊन है और प्रसिद्ध ऊन है, जब और बहुत ही ज़्यादा जो है गर्मी से मिलती है पश्मीना ऊन से और एक उच्च लेवल की है। तो ये जो पश्मीना ऊन है वो बकरी जो बकरियाँ जंगलों में रहती हैं, जंगली बकरियां, ध्रुवीय क्षेत्रों की बकरियां, वहाँ से एक अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है बकरियों से, जिसे पश्मीना ऊन कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधूरे जली जीवाश्म ईंधन से फैलती है, यानी कि जो पदार्थ या जो लकड़ियाँ अच्छे तरीके से नहीं जली हैं उनसे जो धुआं उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? CO, CO2, SO2, NO? तो देखिए 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, CO। CO को का रासायनिक नाम या इसका पूरा नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। बहुत ही इजी है, आपने अगर 9th-10th में भी पढ़ा होगा कहीं पे भी तो आपको याद होगा। पदार्थों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों यानी कि जो पतली नलियाँ होती हैं उनसे पानी सीधा पौधे के आधार यानी कि जड़ में दिया जाता है, वो तकनीकी क्या कहलाती है? नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई या ड्रिप सिंचाई? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा चौथा, ड्रिप सिंचाई उसे कहते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और फिर खा जाता है? कसकुटा पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का घटपर्ले? तो घटपर्ले पौधे ऐसे होते हैं जो जीवों को खाते हैं, जिनकी पत्तियां लंबी चौड़ी होती हैं और बहुत ही जो है कि देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं, जिसमें जो भंवरे होते हैं, तितलियाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आके उसमें क्या करते हैं, फंस जाते हैं यानी कि रस लेने के लिए, और चमकदार होने की वजह से और वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, यानी कि जो उनकी पत्तियां दोनों तरफ से होती हैं वो उसको ढक लेते हैं और इस तरह से कीट फंस जाते हैं। तो ये घटपल्ली पौधा कहलाता है। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? यानी कि आज वर्षा हुई है उस पानी को हम इकट्ठा कर लें ताकि भविष्य में उसकी सफाई करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन या वर्षा के पानी का संचयन? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा के पानी का संचयन, यानी कि उसको एकत्रित करके रखा जा रहा है भविष्य के लिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू और चिकनगुनिया? तो 15 का जो सही ऑप्शन है आप जानते हैं कि मच्छरों से फैलते हैं वो मलेरिया है, ठीक है, डेंगू है और चिकनगुनिया है, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा जो कि तीसरे में है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं यानी कि क्लासेस जो है वो बच्चों के हिसाब से चले। तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं जो कि एक पॉजिटिव
वर्ड है जो कि एक पॉजिटिव स्थिति है किसी क्लास को चलाने के लिए। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? ऑप्शन देखते हैं और बताते हैं कि कौन से ऑप्शन में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा निर्भर है। शिक्षक निर्देश देता है, शिक्षक होगा यहाँ पे, निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वह उनका पालन करे और अनुशासित रहें। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, यानी कि शिक्षक ही क्या करता है? पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न में उत्तर लिखता है और विद्यार्थी उसे लिखने को कहता है। ठीक है, वार्ती या विद्यार्थी उसे लिखते हैं। तो देखिए ये दोनों उतना पॉजिटिव नहीं रहा जितना पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन शिक्षक ऐसी सीखने की स्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वह अवलोकन करें, यानी कि पूरी तरह से उस पर सोच विचार करें, खोज करें कुछ नई चीज़ों को, जो उससे प्रश्न उसके मन में बन रहे हैं, उस जो भी बच्चा वो हल कर रहा है या जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या जो भी बच्चा कर रहा है प्रैक्टिकल में, वो क्या करे, उससे प्रश्न जो हो रहे हैं बच्चा प्रश्न करे, उसके बाद कुछ नए प्रयोग करे और विभिन्न कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको समझे। ठीक है, तो यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे पॉजिटिव, जिसमें अवलोकन, खोज, प्रश्न करना, प्रयोग करना और क्रिएट, जहाँ पे रचनात्मक तरीके से प्रश्न बनाया गया होगा, वो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ये सही हो जाता है। आगे देखते हैं कि कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में, यानी कि दीवार के उस पार एक, ये दीवार के उस पार है, वे एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वह खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? यानी कि कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं आरिफ टीचर नाम के, और उसमें चैप्टर है कि दीवार के उस पार। अब उसमें खेल के बारे में बताया गया और वो कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने खेल के बारे में साझा करें या खुद वो क्या खेलते थे वो इसके बारे में बता रहे हैं। ऑप्शन है खेल से संबंधित नियम की समझ का विकास, ये सही है, लेकिन सबसे बढ़िया जो होगा वो खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन होगा वो सही होगा। देखिए पेडागोगी में यही एक हो जाता है कि चारों ऑप्शन सही होते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन को हमें चुनना रहता है। कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन बहुत ही बढ़िया हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये है कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के और लड़कियाँ अलग अलग, जैसे यानी कि लड़के और लड़कियों में अलग अलग खेलों की जो भावना होती है कि आप जो है खो खेलेंगे, हम कबड्डी खेलेंगे, ये भावना अधिकतर अपने स्कूल में और टीचरों में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो भावना बच्चों में ख़त्म होगी। कबड्डी या खो लड़के और लड़कियां दोनों खेल सकते हैं, सही है। ठीक है, और उनके पास टीम भावना, यानी कि सहयोग से मिलकर हम जो चीज़ें अच्छे से सीख सकते हैं, कर सकते हैं, वो अलगाव में होकर नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। तीसरा ऑप्शन सबसे पॉजिटिव ऑप्शन रहा और यही सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं, यानी कि 1 से 2, प्राथमिक कक्षाओं में 5 तक ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, व्याख्या वहाँ की जाती है जहाँ बच्चे खुद कुछ जानते हो पर्यावरण से और बहुत कुछ उन्होंने प्रयोग करके सीखा हो। तो जो बच्चे प्राइमरी लेवल पे होंगे वो नहीं, इतना व्याख्यान विधि इनमें नहीं। चॉक ऑन टॉक विधि, यानी चौक से लिखा जाए और उसको समझाया जाए। जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति। 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, जांच आधारित शिक्षण, कि जांचा जाए बच्चों में कि बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है और किस प्रकार से सिखाना है बच्चों को, और किस बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाएगा, किस विधि से सिखाया जाएगा कि बच्चा अच्छा सीखेगा। ये जांच आधारित शिक्षण हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस के क्षेत्र में क्षेत्रीय भ्रमण, यानी कि भ्रमण करा के बच्चों को घुमा फिरा के क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? हाँ, पूर्व योजना, पहले सबसे कहाँ जाना है, किस बारे में हमें जानकारी लेनी है, वो योजना बनानी है, ये बात सही है। प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, ये पॉजिटिव है। ये भी किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर, जब पहले से आप उस स्थान पे
उस स्थान पे गए हैं, यानी कि वो परिचित है स्थान, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। और बहुत दूर अगर आप बच्चों को लेके जाते हैं भ्रमण के लिए ताकि बच्चे वहाँ कुछ सीख पाएँ, और वो भी प्राथमिक कक्षाओं में, तो ये उतना बढ़िया नहीं है। किसी नज़दीक स्थान पर जाकर अब क्या करेंगे, जब चीज़ें उस प्रकार की नहीं होंगी जिस प्रकार के बच्चों को सिखाना है। अपनी पसंद की जगह पर ले जाना क्यों, आप अपनी जगह पसंद की जगह पर क्यों ले जाएंगे, बच्चों को क्या ज़रूरत है उस प्रकार के भ्रमण को करना है। तो सबसे पॉजिटिव पहला आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, यानी कि एक ईवीएस की कक्षा जो पर्यावरण अध्ययन, जिसमें पर्यावरण का अध्ययन करवाया जा रहा है, उसमें उस कक्षा में या किसी भी कक्षा में बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हों, एक्टिव हों, टीचर भी एक्टिव हों और बच्चे भी एक्टिव हैं। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। ठीक है। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वह लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे, और मौखिक कार्यों का क्या होगा, प्रयोग करके जो बच्चे करके सीखेंगे उनका क्या होगा, ये सही नहीं। अवलोकन, हाँ, खोज, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, यानी कि करके सीखना, जिसमें इन चीज़ों का वर्णन हो, वो इससे पॉजिटिव कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का। 21 क्वेश्चन है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार, यानी कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, वो बच्चों में तर्क आ सके, विकसित करने के लिए वंश वृक्ष, यानी कि एक वृक्ष होता है जिसमें अलग अलग फोटो चिपकाई जाती है बच्चों से कह के। ठीक है, वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है ताकि वो अपने पूरे परिवार की, उनकी बिग फैमिली है, बड़ी फैमिली है या छोटी फैमिली है, बच्चे उसको समझ सकें, उपयोगी है। तो इसमें सही क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। यह संयुक्त परिवार में उनके संबंधों के बारे में है। यह केवल केवल जहाँ जाता है वो पहले कट करिए। यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के उन सदस्यों से है, उनके आपसी संबंधों के बारे में है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। केवल दादा दादी इनके और वो बच्चे, उनके माता पिता, उनके चाचा चाची, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के बारे, आपसी संबंधों के बारे में है। ये बात सही है। जितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उनकी, यानी कि जो भी वर्तमान समय में परिवार में रह रहे हैं उनके बारे में जो है ये वंश वृक्ष उपयोगी हो जाता है। ईवीएस में आकलन का संकेतक है, यानी कि आपको आकलन करना है कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो क्या इसका बढ़िया होगा संकेतक, चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना और सूची बनाना। 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चर्चा करना। आकलन अगर आप करना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है तो उसे चर्चा करवाइए। चर्चा यानी कि बच्चे डिस्कशन करें चीज़ों के बारे में। आगे देखते हैं। कक्षा 3 के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यानी कि जो क्लास 3 में बच्चे पढ़ रहे हैं, मानचित्र के बारे में बताना है, तो कौन सा क्रियाकलाप करवाएंगे आप कि बच्चों के लिए बेहतर हो। उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से रास्ता का, स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके आसपास पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को थोड़ा सा आप इस प्रकार से देखेंगे कि बच्चा जिस चीज़ से ज़्यादा परिचित होगा उसके बारे में। तो एक जो है मानचित्र के हिसाब से, ताकि बच्चा रास्ते, उसमें बच्चे को रास्ते, या आप जानते हैं मानचित्र में रास्ते नापने की भी जो है विधि होती है उसमें, तो वो भी बताया जाता है, दूरी भी बताई जाती है, और कितना किसके पास में कौन सा राज्य आपने देखा होगा मैपिंग में। तो उस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही होगा कि उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, कि वो बताएं कि किस प्रकार से कितनी दूरी पर जो है हमारा स्कूल है, हमारा घर है। ठीक है। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशुओं का उपथीम पढ़ाना है, पशुओं के बारे में पढ़ाना है बेसिकली। निम्न में से कौन से युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। विद्यार्थियों से कहे कि वह जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। तो देखिए, जहाँ पर भ्रमण विधि कराई जाए
वो सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे भ्रमण करके चीज़ों को बताया जाएगा, बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, तो बच्चे देखेंगे भी, सुनेंगे भी और अच्छे से समझेंगे भी, और जो उनके मन में प्रश्न होगा वो पूछेंगे भी। आगे देखते हैं। डॉक्टर ब्यूमोट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। सबसे पहले तो आप परिणामों को अंकित नहीं करेंगे, निष्कर्ष तो सबसे बाद में निकाला जाता है। परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना और प्रेक्षण करना। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो हो जाता है, लेकिन कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम अनुमान तो बाद में लगाएंगे, पहले कोई चीज़ तो होनी चाहिए अनुमान लगाने के लिए, तो वो प्रेक्षण करना होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले प्रेक्षण करेंगे, ये पहले स्थान पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, जिसमें हमें, अब हम प्रेक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे उसमें, तो जो हमारे मन में डाउट होंगे उसको क्लियर करने के लिए हम प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, परिकल्पना प्रस्ताव, हमें जो समझ में आ रहा है हम वो अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, ये सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, आप अनुमान लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, अनुमान लगाएंगे कि ये सही हो सकता है, जो परिकल्पना मैंने दी है वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसका अनुमान लगाएंगे। बिल्कुल, ये हो गया। अब उसके बाद आप अनुमान का परीक्षण करेंगे कि जो मैंने अनुमान लगाया है क्या वो सही है कि नहीं है, तब तो आप वो परिकल्पना प्रस्तावित करेंगे लोगों के सामने, पूरी तरह से निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, पांचवा। और लास्ट में आ जाएगा कि परिणामों को अंकित, जो जो परिणाम आपको परीक्षण करने में मिलेंगे और लास्ट में उनको इकट्ठा करके आप क्या कर देंगे, निष्कर्ष निकाल देंगे। यानी कि पहले छठा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, यानी कि इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। बिल्कुल सही, कि पहले प्रेक्षण करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे हम प्रश्न पूछेंगे, फिर तीसरे नंबर पे हम परिकल्पना प्रस्तावित करेंगे, फिर हम अनुमान लगाएंगे। ठीक है, अनुमान लगाने के बाद हम उस अनुमान का परीक्षण करेंगे और बाद में हम परिणामों को इकट्ठा करके निष्कर्ष निकाल देंगे। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकीय व लेख पढ़ने को देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। देखिए, जब आप अभ्यारण्य में जाएंगे वहाँ एक नहीं कई ऐसे पक्षियाँ मिलेंगे जिससे आप बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं और बच्चे सीख पाएंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी बात को घुमाकर भ्रमण विधि को ही प्रमोट किया गया है। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसके कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, यानी कि मॉनिटर बना देना। ये सही नहीं है, स्नेह देने नहीं, समय देना नहीं, उसको कुछ विशिष्ट, कुछ अच्छा सिखाया जाए ताकि वो अपने नॉलेज के हिसाब से और कुछ अच्छा सीख पाए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान आ जाता है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा आ जाती है। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। बिल्कुल, कि आप अगर करके सीखते हैं बच्चे, यानी नाटक के द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा करके सीखते हैं बच्चे, प्रयोग करके सीखते हैं, तो वो चीज़ें अस्थायी रूप तक हो जाती हैं, यानी अस्थायी से सीख लेते हैं बच्चे, जल्दी भूलते नहीं हैं। तो ये क्या है, पारंपरिक नाटक की विधा बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। सबसे उचित क्या है, ये चुनना है। पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, यानी कि जो तेज़ गति से बच्चे सीखते हैं वो अभिनय पसंद करते हैं। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। तीसरा नहीं होगा इसमें, तो सही हो जाएगा पहला और दूसरा। पहले का 29वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, किसमें सहायता करती है, ठीक है।
पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों को याद करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। सबसे बढ़िया ये ऑप्शन है कि अगर आप पर्यावरण अध्ययन करते हैं तो ऐसा थोड़ी आपने अभी भी पढ़ा कि पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शिक्षा भी आती है, समाज विज्ञान भी आता है और विज्ञान भी आ जाता है। तो क्या है ये, सभी संसाधनों के बारे में एक अलग रचना कर पाए, क्रिएटिविटी बच्चे में आ पाए। बिल्कुल यही तीसवें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताएं। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।